हाँ, अब आ रही है आवाज ठीक? आवाज ठीक हो रही है? आ रही है? बोलिए। यहाँ पे तो यार सही दिख रहा है, यहाँ इधर से सही है, आपके तरफ से दिक्कत है। चलिए। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें निकालना है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन कंडक्टिंग वायर एंड करंट कंडक्टिंग स्क्वायर फ्रेम। मैग्नेटिक फोर्स है ना, जैसे लास्ट क्लास में मैंने कैलकुलेट करवाया था, उसी तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से आपको करना है ना। तो आपको बस क्या करना है कि आपको मानना है कि इसमें चार वायर है, एक दो तीन है चार, है ना। सब पे फोर्स निकाल लो और रिजल्टेंट निकाल लो। एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, 2 मिनट सोचो, कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा सोचिए। थोड़ा सा सोचिए, उसके बाद मैं करता हूँ। थोड़ा सा आइडिया लगाओ, किस वाले आर्म पे किस तरफ फोर्स लग रहा होगा, स्क्वायर के किस वाले आर्म पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहा होगा। आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, सोचो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस स्क्वायर फ्रेम को मान लेना है कि ये 4 डिफरेंट करंट कंडक्टिंग आर्म से बना हुआ है, और हर एक आर्म पे फोर्स देख लेना है और उसके बाद लिख लेना है ना। इस तरह से हम स्क्वायर फ्रेम पे मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं, है ना। तो अगर इस वाले आर्म पे देखें, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसी एक को हम मान लेंगे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, है ना। एक किसी एक को हम मान लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स। तो चलो मान लिया, अब यहाँ पे इनफाइनाइट कंडक्टर है, इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है ना। अब इस कंडक्टर ने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, इस कंडक्टर ने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया होगा, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ और आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, है ना। तो अब ये जो आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और करंट कंडक्ट कर रहा है, तो इस आर्म पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और इस आर्म पे भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होगा। तो इस वायर ने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर का होने वाला है ना। सही है। यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड है D1 और यहाँ पे है D2। तो इस वाले आर्म पे जो फोर्स लगेगा वो B1 मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा, लगेगा कि नहीं, है ना। अगर B1 इसकी वजह से लिखोगे यहाँ पे, तो B1 क्या होगा, B1 होगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना। और इस तरह से अगर B2 लिखेंगे इस वायर की वजह से, तो B2 लिखेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट, यहाँ पे करंट I1 2 पाई, और ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा D प्लस L। याद करो बेटा, है ना। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, दोनों जगह तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं चलता है। अब इस वाले आर्म पे सोचो फोर्स किधर लग रहा होगा, तो इस वाले आर्म पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, करंट किधर है नीचे की तरफ, तो इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर, यानी कि इस वाले आर्म पे फोर्स लगा होगा इस डायरेक्शन में F1। सही बोल रहा हूँ। और इस वाले आर्म पे अगर देखोगे, तो इस वाले आर्म पे, ओके थोड़ा सा गलत बन गया है ना, ये ऐसे होगा ना, करंट ऐसे होगा। हाँ, तो एक मिनट फिर से देखते हैं। करंट डायरेक्शन किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। मान लिया F1 लग रहा है ना।
इसी तरीके से इस वाले आर्म पे अगर देखो तो इस वाले आर्म पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में F2। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, क्योंकि इधर जाने से डिस्टेंस बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या था इस वाले आर्म पे कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम था वायर से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो रहा था B1, जो कि है म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D, और यहाँ पे था B2 और AB कांस्टेंट है ना इस पूरे रीजन में। लेकिन अगर वायर से दूर जाओगे आप, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ वाले एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा। लेकिन इतना हमें पता है कि यहाँ पे अगर एलिमेंट लेंगे तो यहाँ वाले एलिमेंट पे के पास जो मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वही इसके करस्पॉन्डिंग नीचे वाले एलिमेंट के पास मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा कि नहीं। इसके जस्ट अपोजिट में एलिमेंट लेंगे तो दोनों जगह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ से दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेम होगा, है ना। सही है। I2 इस फ्रेम में करंट है, यानी कि अगर इस एलिमेंट पे फोर्स लिखे तो इस एलिमेंट पे फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं, सोच के देखिए आएगा। मान लिया F3, और इधर वाले एलिमेंट में F2। लेकिन इतना हमें पता है कि जो F3 होगा और जो F4 होगा वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा ना, क्योंकि अभी मैंने बताया था जो यहाँ जिसके करस्पॉन्डिंग इधर एक एलिमेंट होगा, दोनों पे तो मैग्नेटिक फील्ड सेम ही है और करंट दोनों में सेम ही है I2 तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो दोनों में सेम ही होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। मैं कहना चाह रहा हूँ कि F3 और F4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि नेट फोर्स जो आएगा इस पे वो आएगा F1 माइनस F2, क्या आएगा F1 माइनस F2, है ना। अब F1 आप लिख सकते हो, F1 हो जाएगा B1 I2 और इंटू लेंथ B2 I2 इंटू लेंथ। तो B1 क्या रहेगी, म्यू नॉट, दिख रहा है ना, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई D और इंटू I2 इंटू L। D2 हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई D प्लस L। सही है ना। तो इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 इंटू L 1 बाई D माइनस 1 बाई D प्लस L। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है सर, F1 एंड F2 कैंसिल नहीं होगा। क्यों बेटा कैंसिल क्यों नहीं होगा, F1 एंड F2 नहीं, F1 F2 तो कैंसिल नहीं होगा, सही बात है। F1 F2 पे डिफरेंट मैग्नीट्यूड आएगा ना फोर्स का, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है, तो दोनों आर्म पे जो मैग्नेटिक फोर्स होंगे वो डिफरेंट आएंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे F लिखा है F1 माइनस F2, दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इस वाले आर्म पे दोनों आर्म पे इक्वल आएंगे। आप देख के समझ सकते हो। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। F3 F4 कैसे इक्वल हुआ, समझ में आया। F3 और F4 कैसे इक्वल है, समझ में आया क्या। चलिए, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा F1 माइनस F2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, बस उसका एक्सटेंशन है, अभी जो हमने देखा उसको थोड़ा सा आगे की तरफ समझा रहा है। हमने वही यूज किया है फॉर्मूला जो इसके पहले हमने डिराइव किया था। तो चलिए नेक्स्ट,
एक फ्रेम है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, रेडियस दे रखा है आप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। बोल रहा है कि सेंटर पे एक छोटा सा अगर एलिमेंट उठाएंगे, सेंटर पे अगर एक छोटा सा एलिमेंट उठाएंगे डीएल लेंथ का, तो उस एलिमेंट पे कितना फोर्स लगेगा, है ना। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन a small element of length dl at center of field। बता सकते हैं क्या, बता सकते हैं। लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है बी, फाइंड करंट इन कंडक्टर, फाइंड करंट I such that tension in spring is zero, है ना। दूसरा वाला है, यहाँ पे एक रॉड है जो दो स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, जैसे बैटरी से कनेक्टेड है, डी दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड जो कि अंदर की तरफ है, लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ रॉड का, और इसका रॉड का लेंथ है एल, है ना। तो पूछा जा रहा है कि कितना करंट फ्लो करेगा जब स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जीरो होगा। तो एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, एक
सेमी सर्कुलर फ्रेम है ना, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। अगर इस सेमी सर्कुलर फ्रेम के सेंटर पे एक छोटा सा एलिमेंट डीएल रखेंगे, उस पे कितना फोर्स लगेगा? समझ गए सवाल? सवाल समझ में आया? बोलिए। बोलो बेटा, आसान सवाल है दोनों। चलो देखते हैं। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएल, है ना, डीएल एक करंट कैरी कर रहा है आई, कर रहा है ना, और इसी पे हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो मैग्नेटिक फोर्स इस डीएल एलिमेंट पे लिखने के लिए मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो देखो यही है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो एक तो ये इसमें वायर फ्रेम है, एक ये जो डीएल लेंथ है इसको हमने काट कर अलग कर दिया। समझ रहे हैं? चलो ये है ना। हमने क्या किया, यहाँ से डीएल लेंथ जो है वो निकाल लिया, जिसपे हमें मैग्नेटिक फोर्स लिखना है। अब ध्यान से देखो, आगे जो पॉइंट है यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, बी का मतलब यहाँ पे यही, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना इस एलिमेंट के पास, क्योंकि इस एलिमेंट पे फोर्स निकालना है। तो इस एलिमेंट पे अगर फोर्स लिखोगे, अरे बेटा आपको दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है ना? हाँ, तो इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे, तो इस एलिमेंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस वाले आयन से तो होगा नहीं, क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है। हमने बताया इसमें बहुत डिटेल डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि जिस पॉइंट से कंडक्टर पास कर रहा होता है उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि थीटा जीरो हो जाता था। तो इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन इस सेमी सर्कुलर वायर फ्रेम की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो आपको पता है, हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? बोल रहा हूँ ना, है ना। अब इस एलिमेंट में फोर्स लिखना है, तो फोर्स क्या होता था बेटा, याद कीजिए, बी आई एल मैग्नेटिक फील्ड। सही है, तो डी आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4r, और इनटू वापस आई, और लेंथ की जगह पे क्या लिखेंगे, डीए। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4r इनटू डी। ये आएगा ना। इस एलिमेंट में जो डीएफ छोटा सा फोर्स होगा, छोटा सा एलिमेंट तो लिख रहे हैं इसलिए डीएफ बोल रहे हैं। अब इसका फोर्स किधर लगा होगा, ध्यान से मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ क्रॉस, तो इस बारे में फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। एक्चुअली में जिसको फोर्स लग रहा है इस एलिमेंट में वो लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। सही बोल रहा हूँ, है ना? क्लियर है? तो इस तरह से भी हम मैग्नेटिक फोर्स लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इस वाले सवाल को देखिए, ऐसे लिए में बहुत सारे सवाल हैं, तो आप ऐसे भी सॉल्व करते रहना। आसान आसान है, कुछ ज्यादा नहीं। क्वेश्चन बड़े बड़े लिखे, लैंग्वेज में बहुत बड़ा बड़ा होता है,
क्वेश्चन पढ़ोगे तो देख के डर लगेगा तुम्हें, लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं होता है, तो आप आराम से क्वेश्चन को समझोगे तो आपको आसानी से हो जाएगा, है ना। तो जितने भी एक्स में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के क्वेश्चन है वो सारे आसान है, बहुत आसानी से होगा, है ना। आपको पढ़ने में थोड़ा लग सकता है, सवाल देख के लग सकता है लैंग्वेज से कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल है, टफ सवाल है, लेकिन बेसिकली वो टफ नहीं होता है। आप ध्यान से पढ़ोगे, ये सब चीज ध्यान दिमाग में रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। तो कभी ट्राई करके देखना, देख के भागना नहीं। और मॉड्यूल में तो पता ही कितने सवाल है, डीपीपी दिया है, हाँ डीपीपी में सारे अच्छे सवाल है, आप डीपीपी सॉल्व करो। चलिए तो क्लियर है, डीपीपी बिल्कुल सॉल्व करो, सारे अच्छे सवाल है, आपने देखा होगा, आपने किया होगा तो, है ना। तो आप डीपीपी सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले बोल रहा है कि आई का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए ताकि इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन जो हो वो जीरो हो, इन दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या हो, जीरो हो। तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, एफबीडी बनाना है सिर्फ, है ना। इस वायर फ्रेम का एफबीडी बनाना है, इस वायर फ्रेम पे क्या क्या लग रहा होगा, क्या क्या लग रहा होगा बोलो, तो इधर से टी लग रहा होगा, लग रहा होगा ना, और इधर से भी टी लग रहा होगा, सही बोल रहा हूँ, इधर से भी टी लग रहा होगा और इधर से भी टी लग रहा होगा, सही है। अब यानी कि इस वायर पे, इस रॉड पे ऊपर की तरफ लग रहा है क्या, 2t, एफबीटी बना रहा हूं, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रॉड, ये सब आता है आपको। दूसरा लग रहा होगा mg, तो mg मास क्या हो जाएगा, लैम्डा दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ और लेंथ है l, ये हो जाएगा लैम्डा इंटू l इंटू g। तीसरा तीसरा एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तीसरा एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में, तो ध्यान से देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, सोच के देख, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो एक आ गया मैग्नेटिक फोर्स, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा B इंटू आई इंटू एल, सही है ना। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना, जीरो, यानी कि 2t प्लस एफ बी इज इक्वल टू लैम्डा एल इंटू जी, दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए ना अगर इक्विलिब्रियम में, है ना। अब T क्या दे रखा है, टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो, यानी कि लैम्डा इंटू एल इंटू जी, ये है डी इंटू आई इंटू एल, एल एल गया, आई आया, लैम्डा बाई डी इंटू जी, आया ना। तो ये भी आसान था, सवाल सिर्फ समझना था। होगा क्या कि सवाल में उसमें मैकेनिक्स भी आएगा, मैकेनिक्स को भी क्या करेगा, सवाल डालेगा आपको, मैकेनिक्स का भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो यहाँ यही चीज है कि आपको 11th का भी आना चाहिए, 11th का बेसिक आना चाहिए, है ना। जितना मैकेनिक्स यहाँ पे यूज होगा उतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो क्लियर है, समझ गए होंगे, आगे चलते हैं फिर।
ये ऐसे वर्मा का एक सवाल है ना। ठीक है, तो देख लीजिए इसको आगे बढ़ा। ठीक है, ये है रेल्स। रेल्स मतलब, रेल समझते हो ना, रेलवे का जो ट्रैक होता है, दो पैरेलल कंडक्टर है इसके, दो पैरेलल कंडक्टर है, इसको रेल्स बोलते हैं। और ये है स्मूथ, है ना, एंड नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस लेस है। सही है। ये डिस्टेंस दे रखा है एल। ठीक है, इधर जो सरफेस है, इधर है रफ सरफेस। क्या है इधर? रफ सरफेस। सवाल ध्यान से सुनिए, मैं सवाल लिखाऊंगा ना, बातें सारे सारा लिखूंगा। सही है, इधर है एक रफ सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस नेचर का। तो जो जो चीज गिवन है वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नेचर, है ना। बोल रहे हैं कि इससे करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके वायर रखा हुआ है इस एंड पे। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी, है ना। और यह है एक कंडक्टिंग वायर, आई है करंट थ्रू वायर, और ये कांस्टेंट है बेसिकली, करंट जो है वो कांस्टेंट है। और टी इक्वल 0 पे कंडीशन दे रखा है सारा कुछ, टी इक्वल 0 पे सारा कुछ कंडीशन है। डायग्राम बनाइए, सब चीज लिख लीजिए, है ना। दो रेल्स हैं जो कि स्मूथ है और रेजिस्टेंस लेस है। ठीक है, उसके ऊपर एक वायर रखा हुआ है, दो रेल्स है इस तरह से पैरेलल, उसके ऊपर ऐसे एक वायर रखा हुआ है ना। रेल्स जो है वो स्मूथ है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है क्रॉस नेचर का। ठीक है, और जब स्विच क्लोज करते हैं हम टी इक्वल 0 पे, तो करंट फ्लो करता है सर्किट में आई। सही है, एक लेंथ दे रखा है एल, है ना। तो पूछ रहा है कि जो वायर है वो ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ग्राउंड के ऊपर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। होगा क्या, तो जब आप स्विच क्लोज करोगे, स्विच क्लोज करोगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इस वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो इस वायर पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा।
मैग्नेटिक फोर्स लेगा तो आगे की तरफ मूव करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा तब तक यहाँ क्या है, कुछ वेलोसिटी गेन कर लेगा, वेलोसिटी गेन करने के बाद देर से नीचे फ्लोर पे आ जाएगा। अब फ्लोर का दे रखा है कि म्यू जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between rod and floor, है ना, इसको रॉड बोल दे रहा हूँ। तो बोल रहा है कितना डिस्टेंस ग्राउंड पे ट्रेवल करके वो रुकेगा। तो सवाल लिखो, सवाल लिख लो, मैं लिखा देता हूँ। टू पैरेलल रेल्स, टू पैरेलल रेल्स to a smooth parallel rails, to a smooth parallel rails to a smooth parallel rails having no resistance, are as shown in figure, are as shown in figure, है ना। A conducting rod, a conducting rod, a conducting rod of mass m, of mass m is placed at left end of left end of rails, left end of rails, at left end at t equals 0, as t equals 0 switch is closed, at t equals 0 switch is closed, है ना, switch is closed, है ना। Calculate first सवाल लिखिए, calculate first velocity of rod, velocity of rod as function of time, velocity of rod as function of time, as function of time. Second, distance, second distance moved by distance moved by distance moved by rod moved by rod on ground, moved by rod on ground after it leaves the rails, after it leaves the rails,
मतलब जब रेल्स को छोड़ देगा उसके बाद ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और नीचे लिख लीजिएगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड, coefficient of friction between rod and ground is mu, is mu, m दे रखा है मास ऑफ रॉड, है ना, करंट आई दे ही रखा है, बाकी आप कर सकते हो। तो आप एक बार सवाल पढ़ो, ट्राई करो, पहले फर्स्ट पार्ट ट्राई करो, उसके बाद सेकेंड पार्ट ट्राई करो, ताकि मैं तो करूंगा ही। एससी वर्मा का सवाल है, चाहो तो देख लो, मुझे सवाल नंबर याद नहीं है, लेकिन एससी वर्मा का सवाल आप चाहो तो रेफरेंस में ले सकते हो, एससी वर्मा आपके पास है तो। कहानी यही है जो मैंने बोल दिया है ना, और उसको और बड़ा करके लिखा होगा तो अलग बात, कहानी यही है। मैग्नेटिक फील्ड बी है बेटा, दे रखा है, ऐसे नहीं आएंगे, वैसे टफ नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि टफ है, देखो मैं भी बताऊंगा, तुम्हें देखने में टफ लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ ना, मैग्नेटिक फील्ड के सवाल जो होते हैं उसका जो लैंग्वेज होता है ना वो थोड़ा सा बहुत बड़ा होता है, और उसमें मैकेनिक्स वगैरह मिलाओगे तो लैंग्वेज बड़ा हो ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सवाल सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है, टाइम नहीं लेगा, तुरंत आसानी से हो जाएगा। बेसिक चीज जो तुम अभी तक जानते हो, फोर्स निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी लिखो, यही काम करना है, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बाकी पूरा का पूरा मैकेनिक्स है, इसके अंदर पूरा का पूरा मैकेनिक्स है और कुछ नहीं। बस तुम्हें एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना है इस रॉड का, उसके बाद मैकेनिक्स है, मैग्नेटिक फोर्स है ही नहीं, मैग्नेटिक का सवाल ही नहीं रह जाता है। ये सवाल टफ है नहीं, तुम्हें लग रहा होगा लेकिन है नहीं, ये मैं बताऊंगा। बस इसमें मिक्स कर दिया गया है मैकेनिक्स को। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस रॉड पे मैग्नेटिक फोर्स लिखना है, मैग्नेटिक फोर्स लिख लोगे तो एक्सेलरेशन लिख लोगे, एक्सेलरेशन लिख लोगे तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख लोगे, है ना, और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया तो यहाँ पे भी वेलोसिटी पता चल जाएगा, है ना। तो फिर डी एक्सेलरेशन लिखना है, डिस्टेंस निकलना है, फर्स्ट पार्ट का एक्सेलरेशन लिखना है, फर्स्ट पार्ट तो आसान है, कम से कम फर्स्ट पार्ट तो करो। फर्स्ट पार्ट हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ या मैं ही करूं? सबसे पहले तो एक वायर है, इसी के बारे में सोचना है, ये जो कंडक्टर है यही मूव कर रहा है ना, और हमें पता है इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई नीचे की तरफ, तो करंट ऐसे स्विच को क्लोज करोगे तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, है ना, और करंट रहेगा कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि ये सारे फ्रिक्शन रेजिस्टेंस लेस है, तो करंट रहेगा कांस्टेंट, और करंट फ्लो कर रहा है आई, और ये वायर है मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? तो इस वायर पर फोर्स किधर लगेगा, सोच के देखो, तो इस वायर पे फोर्स लगेगा, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी इसके आगे की तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लगेगा ना, और एक मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा भाई, डी आई
एल एल नहीं, लेंथ क्या है, लेंथ दे रखा है यहाँ पे बी। अरे इसी पार्ट से करंट फ्लो कर रहा होगा ना, सोच के देखो, ये बाहर निकला हुआ है उससे हमें मतलब नहीं है ना। अगर ये बाहर निकला हुआ भी है दोनों साइड में तो उधर तो करंट जाएगा ही ना, नहीं ना, करंट तो इसमें फ्लो करेगा। तो करंट किस लेंथ में फ्लो करेगा, बी वाले पार्ट में, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स में क्या आएगा, बी आई इंटू बी। अब इसे यहां से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम, यानी कि एक्सेलरेशन आ जाएगा बी आई बी अपॉन एम। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बेटा, dv अपॉन dt, और यह है बी आई बी अपॉन एम। तो dv क्या हो जाएगा, बी आई बी अपॉन एम इंटू dt। सही है, तो t इक्वल 0 पे रेस्ट में था, है ना। टाइम t पे वेलोसिटी मान लिया v, तो v इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी आई बी अपॉन एम इंटू टी, जो कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बोलिए एक था, अरे टर्म था क्या, नहीं तो कुछ नहीं, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो v इक्वल्स क्या होता है, u प्लस ए टी, u क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या निकाला हमने, v आई v अपॉन m और इनटू टाइम t, समझे। तो इस तरीके से लिख सकते हो आप डायरेक्ट v इक्वल्स u प्लस ए टी कर सकते हो, मोशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो पहला पार्ट तो हो गया, यही आपसे पूछ रहा है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा था सर, है ना। एक्सेलरेशन अगर पूछेगा तो एक्सेलरेशन ये है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ए है ना। अब मेरे को क्या सोचना चाहिए, दूसरा पार्ट में चलता हूं। तो आप देखो, रॉड यहां से मूव करके आया, यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे लीव कर दिया ग्राउंड को। अब यहाँ पे जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा तब एक ग्राउंड क्या है, रफ, तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, लगेगा कि नहीं, है ना। तो सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बेटा, म्यू इनटू एन, तो म्यू और नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, रॉड है तो एम इनटू जी। सही है, और इस फ्रिक्शन की वजह से इस रॉड पे एक डी एक्सेलरेशन होगा, होगा ना, अरे होगा कि नहीं, डी एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन रॉड, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा माइनस एफ आई अपॉन एम, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी अपॉन एम, यानी कि म्यू जी। सही है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, अगर वेलोसिटी एट एंड ऑफ रेंज, तो एंड ऑफ रेंज पे वेलोसिटी अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, v हो जाएगा u v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, फॉर्मूला याद कीजिए, v स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट किया होगा, ये डी एक्सेलरेशन है,
ये तब एक्ट करेगा जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो ग्राउंड से पहले की है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है? तो ये रहेगा इनटू एस। एस क्या दे रखा है? तो बी स्क्वायर इक्वल्स क्या आया? 2BIBL अपॉन एम। अब इस ग्राउंड पे आप क्या है, अब ग्राउंड पे मुझे नहीं पता कितना दूर जाके रुकेगा, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है कितना दूर जाके रुकेगा। मान लिया डी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा, तो वापस इक्वेशन यूज करेंगे। क्या फाइनल वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से आ गई रूट 2BIBL एम। यहाँ से आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यही कब आएगा ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा। और एक्सेलरेशन अब क्या है? माइनस म्यू जी, है ना? तो अब आप अप्लाई कर लीजिए, ये वाला चीज तो काम लिख दिया होगा। अब आप अप्लाई कर लीजिए क्या, तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा? ds इक्वल्स हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। मोशन इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। v क्या है? फाइनली तो रुकना है ना। u है 2BIBL अपॉन m अपॉन 2। एक की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस में आ जाएगी म्यू जी। 2 से क्यों गया? d आएगा BIBL अपॉन म्यू m। क्लियर है? तो ये आया आंसर। अब ना समझ में आया हो कोई चीज तो बोलो, मुझे नहीं लगता इसमें ना समझने वाली कोई बात है। इसमें कोई भी चीज ना समझने वाला नहीं है। इसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ स्टार्टिंग में था, इधर यहाँ पे थोड़ा सा लिखा था, उसके बाद मैग्नेटिज्म है ही नहीं, उसके बाद पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है, पूरा का पूरा काइनेमेटिक्स है। आप आपने देखा होगा। बोलो। अरे बेटा बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? तो इसमें मैग्नेटिज्म सिर्फ फोर्स लिखने तक था, मैग्नेटिक फोर्स लिखने तक, कि फोर्स जो होगा वो B इंटू आई इंटू बी होगा, है ना? उसके बाद तो हमने काइनेमेटिक्स यूज किया है, जो आपने 11th में पढ़ रखा है, और कुछ भी नहीं है। ध्यान से आप देखो तो मैंने कुछ नहीं किया है, फोर्स कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन निकाला है, और फिर जो जो कंडीशन बन सकते थे हमने उस कंडीशन पे सोचा है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय। छपाई हो गया तो बेटा बोल देना, एंड कर दूंगा। चलिए बाय।